ठीक है, तो इसमें मैं सेकंड यूनिट सेकंड का लास्ट पार्ट और डिस्कस करता हूँ, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो देखो हमारे सिंपल सा कोड है। पहले क्लासेस का नॉर्मल जो हम क्लास बनाते थे, इसके अंदर हमने डाटा मेंबर और ये मेंबर फंक्शन बनाया। फिर मैंने पीपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया A1। अब इस A1 ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए अभी तक हम क्या करते थे, किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करते थे। तो इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, A1 के डाटा मेंबर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। किसके थ्रू? मेंबर फंक्शन के थ्रू। अब खुद सोचो कि अगर मेरे पास 3-4 ऑब्जेक्ट हैं, तो हर को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा, इस मेंबर फंक्शन गेट डाटा को कॉल करना पड़ेगा। 20-30, फिर A3 के लिए भी इस गेट डाटा मेंबर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो इससे मेरी लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो रहा है, LOC लाइन ऑफ कोड कोड प्रोग्राम का। तो उन्होंने कहा कि एक सॉल्यूशन लेके आओ कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो उसको आप एक्सप्लिसिट कॉलिंग मत करो मेंबर फंक्शन की। कुछ एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करो कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओ तो वो इम्प्लिसिट कॉलिंग हो जाए। इम्प्लिसिट मतलब अपने आप कॉल हो जाए और उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दे। तब पिक्चर में आता है कंस्ट्रक्टर। फिर से समझो कि अगर आप नॉर्मल क्लास बनाते थे, जो हमने सिंपल सी क्लास बनाई, उसके बाद आप किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते थे, तो आप मेंबर फंक्शन की एक्सप्लिसिट कॉलिंग करते थे। तो इससे क्या हो रहा था, मेरा लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो रहा था। तब उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें एक ऐसा फंक्शन दे रहे हैं, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ये फंक्शन अपने आप ही इम्प्लिसिट कॉल हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होगा, ये ऐसा फंक्शन होगा जो अपने आप ही कॉल हो जाए। तब हमारे दिमाग में क्लिक करना चालू होता, अच्छा तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे लाइन ऑफ कोड को डिक्रीज करने के लिए पिक्चर में आया था। मैंने कहा इसीलिए पिक्चर में आया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन सर होता क्या है। मैंने कहा कंस्ट्रक्टर फंक्शन की 2-3 टाइप देखोगे आप। क्या कि सर कंस्ट्रक्टर फंक्शन इनिशियलाइज करने के लिए काम आएगा, ये समझ में आ गया। मैंने की कंस्ट्रक्टर फंक्शन की 2-3 प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या? उन्होंने कहा चलो सर इस क्लास के अंदर से पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बता दो थोड़ा सा, कि हमें ये तो समझ में आ गया नीड क्या है कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। कि अगर पूछा जाए कि नीड क्या है, तो लाइन ऑफ कोड को डिक्रीज करने के लिए। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर ये क्या होता है कि स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम होता है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है, नेम सेम एज क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसी नाम का होगा जिस नाम की आपकी क्लास है। सेकंड चीज, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाओगे ये इम्प्लिसिट कॉल हो जाएगा। कॉल इम्प्लिसिटली, कॉल्ड इम्प्लिसिटली। तो जिससे आपकी जो एक्सप्लिसिटली आप कॉल कर रहे थे मेंबर फंक्शन को, वो अब आपकी लाइन ऑफ वो लाइन डिक्रीज हो जाएगी, वो अपने आप कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन वही होगा, उसी नाम का होगा जिस नाम की आपकी क्लास है। ये अपने आप इम्प्लिसिट कॉल हो जाता है। अब तो हमने कहा सर कंस्ट्रक्टर हमारे पास दो होंगे, दो टाइप के होंगे। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होगा हमारा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स, जिनको यूजर डिफाइंड कर रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब क्या? सर अभी तक तो हमने जितनी भी क्लास बनाई, हमने तो कोई ऐसा फंक्शन बनाया नहीं जो उसी नाम को जिस नाम का क्लास था। मैंने कि अगर आपने अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं स्पेसिफाई किया है, तो कंपाइलर ही आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता है, जो क्या होता है, जीरो आर्गुमेंट होती है, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होता। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो है जो सिस्टम में कंपाइलर ही आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और वो क्या होता है, जीरो आर्गुमेंट वाला होता है। बट ब्रॉडली क्लासीफाई अगर कैटेगराइज करें तो कंस्ट्रक्टर की दो कैटेगरी होंगी। डिफॉल्ट जो सिस्टम कंपाइलर आपको प्रोवाइड करेगा, यूजर डिफाइंड जिसको आप डिफाइन करोगे। उन्होंने कहा ठीक है सर एक एग्जांपल देखो। मैंने ये देखना चालू कर, तो तुमने कहा सर पहला प्रॉपर्टी तो क्या, कंपाइल कंस्ट्रक्टर उसी नाम का होगा जिस नाम की आपकी क्लास है। मतलब फिर मैंने एक बनाई क्लास डेमो, उसके अंदर मैंने दो डाटा मेंबर ले दी ए और बी। मैंने की ठीक है, पब्लिक। अब सुनो, ये कंस्ट्रक्टर जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी कॉल होगा। तो मतलब क्या, ये हमेशा कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप किस में स्पेसिफाई करोगे, पब्लिक सेक्शन की चीजों में। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्शन की चीज ही उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा बाहर से कॉल की जा सकती है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमेशा क्या होगा, पब्लिक सेक्शन के अंदर होगा।
तुमने कहा सर आपने कहा उसी नाम का होगा, मैंने कि उसी नाम का एक बना दिया मैंने। अब सर मैंने इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, इसको बोलते हैं जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। बट ये यूजर ने डिफाइन किया है तो इसलिए यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। सर हमने कहा सर हमने एक पैरामीटर दे दिया इसके अंदर, तो ये बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नाम उसका वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है। तो आपने पहला बनाया जिसमें कुछ आर्गुमेंट है, जिसको कहते हैं जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। एक दिया जिसमें आप पैरामीटर वैल्यू पास करो, दैट्स कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसका काम क्या है सर, ए में एक्स डाल देगा, बी में वाई डाल देगा, ठीक है। फिर हमने कहा सी आउट करवा लेते हैं, एक शो फंक्शन बना देते, इसका काम हो कंटेंट को शो करना, वॉइड शो सी आउट ए, फिर बी, और लास्ट में क्या डाल दिया, एंड एंड ऑफ लाइन। ये मेरी क्लास की खत्म हो गई। तो मैंने क्या करा, अपनी एक क्लास डेमो बनाई जिसके अंदर दो डाटा मेंबर ए और बी, मतलब डेमो क्लास का जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके अंदर दो डाटा मेंबर ए और बी होंगे। फिर पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने दो कंस्ट्रक्टर बनाए। एक कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं, दैट्स कॉल्ड यूजर डिफाइंड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। दूसरा कंस्ट्रक्टर जिसमें दो पैरामीटर दिए, दैट्स कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब मैंने मेन के अंदर आया, मैंने लिखा इंट मेन, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा डेमो A1 10 20, A2 30 40। जब मैंने ये चीज डिक्लेयर की तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं, मैंने कि डेमो A1 ऑब्जेक्ट वन, और उसका ये दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर दे। तो जैसे ही आप ये लिखोगे ये अपने आप इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। और A1 के ए में तो क्या डाल देगा, 10, क्योंकि तुमने क्या पास करी है 10, तो x में तो आ गई 10 और y में आई 20। तो A1 हर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर इंस्टांस मेंबर अपने होते हैं। तो मैंने कहा A1 उसके अंदर जो A है और जो B है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अपने ए और बी होंगे, A2 उसके अंदर जो ए और जो बी है। तो जब तुमने लिखा डेमो A1 10 20, तो बेसिकली आपने क्या कहा कि A1 ऑब्जेक्ट बनाओ और उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए आप वो कंस्ट्रक्टर कॉल करो जो तो पैरामीटर ले रहा है। तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये वाला हमारा। इसने दो पैरामीटर लिए, तो x में 10 आया A1 के केस में, y में आया 20। तो ये क्या करेगा, A1 के a में तो 10 डाल देगा, A1 के b में 20। फिर तुमने फिर A2 बनाया जिसमें 30 40 डाला, तो A2 के a में तो 30, A2 के b में 40। फायदा क्या हुआ सर, मुझे एक्सप्लिसिट कॉलिंग नहीं करनी पड़ी। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉलिंग, क्योंकि एक्सप्लिसिट दिख नहीं रहा कि कहीं आप इस फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हो। फिर आपने कहा सर A1 डॉट शो, A1 का कंटेंट शो कराओ, और A2 डॉट शो, क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था क्या कि पब्लिक सेक्शन के अंदर की जो भी चीज है आप उसको क्लास के बाहर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला था कि पब्लिक सेक्शन की एज ए इंटरफेस वर्क करती है आउटसाइड वर्ल्ड और आपकी क्लास के बीच में। तो हमने क्या कहा, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बाहर से इसे पब्लिक सेक्शन की चीजों को कॉल कर सकते हो। तो मैंने A1 का शो करवाया, तो A1 का ए और बी शो हो जाएगा, A2 का ए और बी। तो सर कंस्ट्रक्टर से फायदा क्या होगा, जो तुम अभी तक गेट डाटा कॉल कर रहे थे एक्सप्लिसिट, अब आपको वो कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इंटरनली ये कॉल हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। चीज समझ में आती है। अब सर मैं थोड़ा थोड़ा ब्रॉडली कैटेगरी पिक्चर बनाऊं, तो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्या, उसको और कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर है। तो हमने कहा कंस्ट्रक्टर की दो ब्रॉडली कैटेगराइज होता है। एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो सिस्टम प्रोवाइड करता है, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में नहीं स्पेसिफाई किया उसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, जिन कंस्ट्रक्टर को आप स्पेसिफाई करते हो उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर में भी दो कैटेगरी आ जाएंगी। एक जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आप कुछ आर्गुमेंट नहीं दे रहे। एक जिसमें आप पैरामीटर दे रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अरे चीज समझ में आती है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब जिसके अंदर आप आर्गुमेंट देते हो। अब क्या फायदा होता है इसका, सर जब भी हम कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को इनिशियलाइज कर देगा। तो सर तुमने कहा सर इसे फाइनली कंक्लूड कर दो सब चीजों को। मैंने की एक चीज ले, बस एक पिक्चर दिमाग में सेट करना, उसके बाद सब कुछ तुम लिख सकते हो। तो मैंने क्या कहा, सर कंस्ट्रक्टर पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का होगा, नेम सेम एज क्लास नेम।
पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी चीज, इसे किस सेक्शन में स्पेसिफाई करोगे? पब्लिक सेक्शन में। ऑलवेज स्पेसिफाई इन पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई, उसके अंदर आप स्पेसिफाई करोगे। सर कंस्ट्रक्टर क्या जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे इम्प्लिसिट कॉल हो जाएगा? किस लिए कॉल होगा? ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए। कॉल्ड इम्प्लिसिटली। पर्पस क्या होगा? टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। when you create an object, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये अपने आप इनिशियलाइज कॉल हो जाएगा और उसके डाटा मेंबर को इनिशियलाइज कर देगा। सेकेंड चीज, कंस्ट्रक्टर दो तरीके के, बिल्ट इन या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक होते हैं यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर itself। अगर आप अपनी क्लास में कुछ नहीं बताते तो आपको ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड होगा, जो बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं होता, कंस्ट्रक्टर विद जीरो आर्गुमेंट, विद जीरो आर्गुमेंट। चीज समझ में आती है? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर में भी आप क्या दे सकते हो? जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर आपने कुछ नहीं स्पेसिफाई किया आर्गुमेंट वैल्यू। और सेकंड कैटेगरी क्या होती है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चीज समझ में आती है? तो यूजर डिफाइंड में क्या कह सकते हो? जिसको यूजर डिफाइंड करता है दैट्स कॉल्ड यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। इसमें आप जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे। दूसरा आप कह सकते हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर जिस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास करते हैं। चीज समझ में आती है? तो कंस्ट्रक्टर का काम सिंपल सा क्या है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। इससे क्या होता है फायदा, एडवांटेज क्या है? जो आपका कोड है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लिसिट ही कॉलिंग हो रहा है, ठीक है। अब तुमने कहा सर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, अब सर इसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है, तब पिक्चर में आता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तुमने कहा सही है सर, हमने कहा ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में सेंस आया कि कंस्ट्रक्टर का काम है इनिशियलाइज करना और डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रक्टर इसका काम क्या होता है? डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट। जो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। जैसे ऑब्जेक्ट का काम खत्म, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो डिफाइन किया गया था, जैसे ही वो उससे बाहर निकलता है स्कोप से, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसी को हम यूज करते हैं डिस्ट्रक्टर। इसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नेम है, बट लिखा कैसे आएगा? उससे पहले लगा देता आप टिल्ट का साइन, टिल्ट देन क्लास नेम। तो ये सिंटैक्स होता है डिस्ट्रक्टर को लिखने का। डिस्ट्रक्टर का काम डिस्ट्रॉय करना ऑब्जेक्ट को, इसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है, बट उससे पहले क्या साइन लगा देते हो आप? टिल्ट का साइन लगा देते हो। तो अब उन्होंने कहा, तुमने कहा सर एक डेमो दो, मैं इनके लिए एक डेमो बना दिया, क्लास डेमो। इसके अंदर पब्लिक सेक्शन में गए, आपने डेमो सी आउट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए टिल्ट का साइन और क्लास ने सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्लास क्लोज, ठीक है। तो आपने एक क्लास बनाई डेमो, उसी ना पब्लिक सेक्शन के अंदर ही मैंने कहा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आप डिफाइन करते हो। डेमो क्लास का एक जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया, तो इसको लिख दिया मैंने क्या? दैट्स अ जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो या तो वो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा या जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को। ये आपने डिस्ट्रक्टर बनाया। डिस्ट्रक्टर कभी पैरामीटराइज नहीं होता, उसका सिंपल सा काम है डिस्ट्रॉय कर दो। जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका काम खत्म हो चुका, इसके स्कोप से जैसे ही आप बाहर आते हो, सर इस स्कोप वर्ड को समझाना, मैंने कहा कोड लिखूंगा समझ में आया। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर आओगे
डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। हमने कहा कैसे, मैंने लिखा इंट मेन डेमो A1। मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, केवल सिंपल सा A1 ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही आप बनाओगे वो क्या करेगा, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, तो आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल। फिर हमने क्या करा, डेमो A2 और इसे क्लोज किया, देन लिख दिया सी आउट एंड ऑफ मेन। ठीक है, अब सुनो, जो मैंने स्कोप वर्ड था उसका मतलब समझना। तुमने सर, हमने इस लाइन में क्या किया, अपने एक ऑब्जेक्ट बनाया A1, इसको इनिशियलाइज करने के लिए वो क्या कॉल कर देगा, सर जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। उन्होंने कहा ठीक है, तो आउटपुट आया कंस्ट्रक्टर कॉल। अब आपने ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया। देखो सी के अंदर स्कोप बताता है कि एरिया कि कहां तक इसका मीनिंग है। तो ओपनिंग क्लोजिंग मतलब आपने A2 ऑब्जेक्ट बनाया जिसका स्कोप इस ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट A2 बनाओगे वापस से जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा A2 के लिए। लेकिन ये जैसी क्लोजिंग ब्रेसेस को देखेगा उसको समझ में आ गया कि A2 ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। किसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हो आप इस समय, A2 को। जब इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर आओगे, एंड ऑफ मेन, अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया, अब डिस्ट्रक्टर किसके लिए कॉल होगा, सर A1 के लिए, क्योंकि अब A1 का भी स्कोप खत्म हो गया। A2 का स्कोप किस इस ओपनिंग से इस क्लोजिंग के बीच में ही था, A1 का स्कोप इस ओपनिंग से इस क्लोजिंग के बीच में ही था। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूं, तो जैसी ये लाइन आई तो आउटपुट में यहां लिख देता हूं। तो पहला आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, किसके लिए, A1 के लिए। फिर इस लाइन की वजह से आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्यों, A2 के लिए भी आप जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आया, A2 का स्कोप खत्म हो गया, क्योंकि A2 का मीनिंग केवल इस ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में था। डिस्ट्रक्टर कॉल्ड किसके लिए, इस A2 के लिए। फिर जैसी ये क्लोजिंग आया तब क्या हो जाएगा आउटपुट में, लास्ट में डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, तो ये होता है मतलब। तो डिस्ट्रक्टर का काम है डिस्ट्रॉय करना, जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, तो उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर फंक्शन यूज, डिस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, उसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का होता है। अब बात आती है क्या, सर कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। अरे आपने कहा तो है, मैंने क्या करा था अपने पहले एग्जांपल में, एक जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिया था, उसके बाद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया था। तो दोनों का नाम तो वही था जो क्लास का नाम है, बट आर्गुमेंट अलग थे। तो मतलब क्या, हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। उनने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। बेसिक पर्पस किसके लिए, टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चीज समझ में आती है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें कोई आर्गुमेंट आप पास नहीं करते। अगर तुम्हारी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने अपनी क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई कर दिया तब आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा। चीज समझ में आती है, यही आपका काम होता है, यही आपका कंस्ट्रक्टर था। अब मैं आपसे बताता हूँ फ्रेंड फंक्शन, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका फ्रेंड फंक्शन होता क्या है। सेकेंड यूनिट के अंदर है लास्ट फ्रेंड फंक्शन और दिस पॉइंटर। ठीक है, तो ये था कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, सिंपल सा है यार, कोई टफ चीज नहीं है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ फ्रेंड फंक्शन और दिस पॉइंटर।